नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। शुक्रवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सपरिवार के साथ की। बता दें, यह मुलाकात सौहार्द और आत्मदीय वातावरण में हुई। इस अवसर पर दोनों के बीच वीर बाल दिवस के महत्व को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के आदित्य साहस, त्याग और बलिदान को श्रद्धा के साथ स्मरण किया। राज्यपाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों का बलिदान देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग में चलना सिखाता है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सिख इतिहास और परंपराओं से संबोधित महत्वपूर्ण पुस्तकें भी भेंट की। मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और कहा कि सिख इतिहास भारत की सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य हिस्सा है। यह भेंट न केवल औपचारिक थी बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास और महान बलिदानों को याद करने का एक भावनात्मक अवसर भी रही। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में। हाल ही में भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में एक वीआईपी का नाम भाजपा के प्रदेश प्रभारी से जोड़े जाने के बाद मामला और गर्मा गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आपको बता दें, वहीं भाजपा के नेता कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा विधायक और प्रवक्ता खजान दास ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इस तरह के वीडियो और बयान जारी कर कांग्रेस और संबंधित महिला अनुसूचित जाति समाज की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आगे खजान दास ने कहा कि पार्टी और अनुसूचित जाति समाज इस तरह के कृत्य का कड़ा विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सामने आए ऑडियो या वीडियो में लगाए गए आरोपों में कोई ठोस सबूत मिलते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग बिना सबूत सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, अगर वे तथ्य पेश नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि अंकिता बहन हम सबकी बहन थी, हम सबकी बेटी थी, और जिस बेटी के साथ इस उत्तराखंड की धरती पे हुआ है वो दुखद है। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और दोषियों को बख्शा भी नहीं गया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई और 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एसआईटी की जांच बिठाई और दोषियों को कार्रवाई की और आज जेल के अंदर है। और ऐसे लोगों को बख्शा भी नहीं जाएगा। जो नाम और उजागर हो रहे हैं, यदि सबूत है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसूचित जाति को टारगेट किया जा रहा है विशेषकर कांग्रेस के द्वारा। यह कांग्रेस की नीति ही पहले रही है, पहले से ही रही है। अनुसूचित जाति के साथ अन्याय उन्होंने किया है, हर समय किया है। और जब उनका राज भी चल रहा था कभी कांग्रेस का, जब भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब भी अन्याय किया है और आज भी अन्याय कर रही है। ये ठीक नहीं है। अब मसूरी से एक खास खबर है। वीर बाल दिवस के अवसर पर मसूरी के ग्रीन चौक में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने सिख धर्म के अमर शहीद साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह की जयंती का भी उन्हें नमन किया। उनके बलिदान को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीर बाल दिवस आदित्य साहस, त्याग और बलिदान की याद दिलाने वाला दिन है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादों के बहुत कम उम्र में जिस वीरता और धैर्य का परिचय दिया, वह आने वाले पीढ़ियों के लिए बड़ी प्रेरणा है। मंत्री जोशी ने कहा कि साहिबजादों का बलिदान यह सिखाता है कि राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए उम्र नहीं बल्कि मजबूत इरादों और साहस की जरूरत होती है।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपने महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर देश सेवा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को अपनाएं। कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई जिसमें साहिबजादों की शौर्य गाथा को जीवंत रूप में दिखाया गया। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे। जब वीर बाल दिवस हो, एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। देहरादून से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। नस्लीय टिप्पणी का विरोध करना एक छात्र को अब भारी पड़ गया है। त्रिपुरा के एक छात्र एंजल चकमा की इलाज के दौरान मौत हो गई। एंजल देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में एमबीए का छात्र था। जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर को थाना सेलाकुई क्षेत्र में कुछ युवाओं ने एंजल पर हमला किया। आरोप है कि हमले से पहले उसे चाइनीज, चिंकी और मोमोज जैसे नस्लीय शब्दों से अपमानित किया गया। जब एंजल ने इसका विरोध किया तो उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। करीब 17 दिन तक अस्पताल में जिंदगी से जूझने के बाद आखिरकार एंजल की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी कायम है। इस घटना के बाद देहरादून समेत देश भर में पूर्वोत्तर के छात्रों में भारी रोष है। न्याय की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान शुरू हो चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद के जय मैक्सवेल अस्पताल में उस वक्त हंगामा मच गया जब मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसा जमा करने के बावजूद उनके मरीज का इलाज नहीं हुआ। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने पहले इलाज का भरोसा दिया, लेकिन बाद में बताया गया कि डॉक्टर मौजूद नहीं है। इससे मरीज की हालत को लेकर परिवार में गहरी चिंता पैदा हो गई और अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजन ये भी कहते हैं कि अस्पताल में डॉक्टरों को यहां तक पता नहीं लगा कि मरीज का इलाज कहां होगा और चेकअप कहां किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना के नाम पर इस अस्पताल ने पहले भी कई बार मरीजों के साथ लापरवाही की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले में एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए। देखिए, मामला ये है, यहाँ पे एक मुस्लिम समाज का हमारे एक साथी है, उनकी बहन को जो है जिन्ने पे से गिर चोट लगी पैर में, और वो इस हॉस्पिटल में जब भर्ती करने के लिए आए तो इन्होंने पूछा सर्वप्रथम, भाई गरीब आदमी आयुष्मान पे इलाज चलता है, तो इन्होंने कहा कि भाई आयुष्मान कार्ड हमारे पास चल जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है भर्ती करो। मरीज भर्ती कर दिया। मरीज भर्ती करने के बाद आधे घंटे बाद इन्होंने कहा जी 23,000 रुपए जमा कर दो। इन्होंने वो जमा कर दिए। उसके बाद में रिपोर्ट आने के बाद में कहने लगे जी ऑपरेशन होगा इसका। इन्होंने कहा भाई कर दो। कहने लगे जी वो तो डॉक्टर है नहीं हमारे पास में, यहाँ जो ऑपरेशन करेगा वो तो 1 तारीख में आएगा। और जब वो 1 तारीख मांगा, इन्होंने कहा भाई तुमने हमारा मरीज भर्ती क्यों करा। कहने लगे जी हम तो कहीं और करा लेंगे। फिर ये कहने लगे कि जी और पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। भाई कल सुबह किसी और जगह ऑपरेशन का। कहने लगे जी वो आयुष्मान कार्ड भी पहले नहीं चलेगा 1 तारीख में। जब तुम ना मरीज को भर्ती कर रहे हो, उसे गुमराह करने का काम किया जा रहा है, उससे लूट करने का काम की जा रही है। जो 20,000 के टेस्ट करते इन्होंने 1 घंटे के अंदर जो टेस्ट पैर का होना चाहिए था हड्डी का, वो हमारा ही कर रहे हैं। क्या मतलब है जी? अभी क्या चाहते हो आप? अब तो यही है भाई, हमारा मरीज यहाँ तो रिलीज करो। और जो उसके 20, 22, 24,000 रुपए इन्होंने लिए, और उससे पहले 1 हफ्ता पहले एक मरीज पेशेंट यहाँ से रोता गया। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला ने किया है। आपको बता दें, अभियान के दौरान मालवाहक और यात्री वाहनों पर
रिफ्लेक्टिव टेप ड्राइव चलाई गई है ताकि रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ी रहे और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। जिन वाहनों में मानक रिफ्लेक्टिव टेप नहीं था उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही डॉक्टर अनीता चमोला ने निर्माणाधीन चिल्ड्रन एकेडमी पार्क का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने बताया कि पार्क का 70% काम पूरा हो चुका है। संबंधित संस्थान को 31 जनवरी तक सिविल कार्य और 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पार्क में बच्चों को ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा की जानकारी भी दी जाएगी। इस अभियान के तहत 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट भी वितरित किए गए। इसके साथ ही सुरक्षा ड्राइविंग हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग का प्रति जागरूक भी किया गया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में आम जनता को ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना और नशे में वाहन चलाने जैसे नियम उल्लंघनों के दुष्परिणाम की भी जानकारी दी गई। साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों पर ई चालान भी किया गया। हरिद्वार कार्यालय के निकट ही हमारा जो निर्माणाधीन चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क है, जिसमें कि बच्चों को ट्रैफिक से रिलेटेड जानकारी दी जानी है, तो उसका कार्य किया जा रहा है। तो उसकी प्रगति कितनी है, कितना वो बन चुका है, यही इंस्पेक्शन हमारे द्वारा आज किया गया था कार्यदायी संस्था के साथ। और 70% काम लगभग उसमें किया जा चुका है और जो संबंधित संस्था है उसको 31 जनवरी तक सिविल कार्य पूर्ण करने के और 31 मार्च तक पूरा पार्क तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया है। हाँ, ये चूंकि हरिद्वार में कोहरा बहुत लगता है और यहाँ पे गुड्स व्हीकल खासकर विशेषकर जो सिडकुल एरिया है यहाँ पर आते रहते हैं और ये देखा भी गया था कि कई बार जो गुड्स व्हीकल है, जो हैवी ट्रक्स है, वो रोड के साइड में खड़े हो जाते हैं और प्रॉपर रिफ्लेक्टर ना लगे होने की वजह से वो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से भी और हमने भी अपने संभाग में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि वो ऐसे वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाएं और रोड किनारे जो ये भारी वाहन खड़े हैं इनको न केवल हटाएं बल्कि इनको सीज करने की कार्रवाई भी करें। तो इसी क्रम में बाइक स्क्वाड, इंटरसेप्टर और एनफोर्समेंट ARTO दल द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में लगभग 112 गाड़ियों के चालान किए गए। नैनीताल में हाल ही में आयोजित विंटर कार्निवल को लेकर पालिका में सियासी खींचतान देखने को मिली। नगर पालिका की पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कार्निवल में हिस्सा लेने के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका नगर की सबसे महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि शहर की देखरेख करती है। डॉक्टर खेतवाल ने बताया कि कार्निवल के दौरान उनकी उपेक्षा से वे आहत हैं। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्निवल के समय विरोध नहीं किया, लेकिन अब जब सब सभासदों और अधिशासी अधिकारियों द्वारा उन्हें नजरअंदाज किया गया तो उन्हें विरोध करना पड़ा। इस मामले ने नगर पालिका और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। बल्कि 3 नहीं 4 दिन से 22 से शुरू हो गया था। 22 को उन्होंने ट्रैक किया था। तो देख रहे थे नगर पालिका की बड़ी उपेक्षा हो रही थी सब जगह पर। तो विरोध तो क्या था, हम तो जरा मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहे थे, लेकिन उस पर भी इन्होंने मुख्यमंत्री जी से हमको मिलने नहीं दिया। तो इसलिए कहीं ना कहीं पर विरोध करने के लिए मुझे मंच पर जाना पड़ा और बात करनी। ईओ और यहाँ तक कि चेयरमैन भी, सभी की उपेक्षा हो रही थी वहाँ पर। यही कारण था कि कहीं पर नगर पालिका एक ऐसी संस्था है जो पूरे शहर को देखती है, पूरे शहर की देखरेख करती है, और अगर इन्हीं की उपेक्षा करने लग जाएगी तो फिर क्या होगा। नहीं बोलना चाह रही थी, कुछ नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाता कि आदमी मजबूर हो जाता है बोलने के लिए, इसलिए बोलना पड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में खाली पड़ी वन भूमि पर कब्जा करने के लिए जब वन विभाग की टीम पहुंची तो लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। शिवाजी नगर, बापूग्राम और आसपास के इलाकों में लोग कार्रवाई के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। विरोध इतना ज्यादा था कि वन विभाग की टीम खाली भूमि पर कब्जा नहीं ले पाई और लौट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन खून पसीने की कमाई से खरीदी है और 70 साल से इसका कब्जा बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग ने कोर्ट का आदेश दिखाकर डर फैलाया।
लोगों का ये भी कहना है कि कार्रवाई से पहले कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई, जिससे डर और तनाव बढ़ गया। देखिए, अभी मैं यहाँ पे पहुंचा हूं और 2-3 दिन से न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है कि वन विभाग को 20 बीघा बापू ग्राम, मीरा नगर, गीता नगर, अमित ग्राम जो वन विभाग की भूमि को नपत करने का इनको आदेश दिया गया है। कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि एक और सरकार रेगुलाइज करने की बात करती है, एक और सरकार तमाम योजनाओं के तहत लोगों को घर देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार की पैरवी इतनी कमजोर पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट में जहां पर बसावट है, मेरे पीछे ही 50 मीटर की दूरी पर एक स्कूल है, स्कूल पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सरकार के द्वारा भी बनाई गई है, वो भी तो फॉरेस्ट लैंड है अगर देखी जाएगी तो सरकार अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर रही है, अभी ये रोड बन रही है, इसमें सीवर लाइन बिछाई गई है, तो ये सीवर लाइन क्यों बिछाई गई है अगर ये गड़बड़ थी तो? इसमें डेवलपमेंट के कार्य क्यों किए गए अगर ये गड़बड़? तो अब नए साल के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह जोबाल ने बताया कि शहर में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को लेकर सभी प्रमुख पॉइंट्स पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ मुख्य रूट डाइवर्ट किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति ना बने और श्रद्धालुओं व सैलानियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पुलिस और प्रशासन की टीम सोशल मीडिया और टीवी के जरिए लोगों को सुरक्षा नियमों का पालन करने और संयमित रहने की सलाह भी दे रही है। इधर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह जोबाल ने कहा कि 31 दिसंबर को हरिद्वार में खुशियों और उत्साह का माहौल रहता है, लेकिन शांति बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। आगे उन्होंने जनता से अपील भी की कि तेज आवाज में डीजे ना बजाए, आनंद लेना जरूरी है, लेकिन दूसरों की सुरक्षा व सुविधा कानून व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कम आवाज में जश्न मनाया जा सकता है। पुलिस की यह तैयारी न केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि हर कोई नए साल का जश्न सुरक्षित और आनंद से मना सके। आगामी नव वर्ष की जो तैयारियों के सिलसिले में पुलिस लगातार हमारी चौकस रहेगी और प्रत्येक हमारे सभी पॉइंट्स पर पुलिस बल को लगाया जाएगा जो हमारे ट्रैफिक के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जो हमारे क्राउड कंट्रोल के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो ऑलरेडी जारी किया जाएगा, जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से उसको जारी करेंगे और इसमें कोई भी पर्यटक जो हरिद्वार में आता है या यहाँ से आगे जाएगा उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, उसको हम लोग विशेष तौर पर उसका ध्यान रखेंगे। कोई भी जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल हम लोगों के द्वारा ट्रैफिक पुलिस को दिया जाएगा और जो भी इस हर्षोल्लास में जो भी सम्मिलित होना चाहता है उसको पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोग के लोगों में हाउस टैक्स को लेकर नाराजगी देखने को मिली। कोविड-19 के समय में वसूले गए हाउस टैक्स के विरोध में निवासियों ने सभासद जितेंद्र सिंह धाकड़ के नेतृत्व में नगर पंचायत कार्यालय का घेराव किया। लोग चाहते थे कि 1 साल का हाउस टैक्स माफ किया जाए। विरोध इतना तेज था कि कार्यालय में तालाबंदी कर दी गई। नगर पंचायत के ईओ दीपक शर्मा ने बताया कि उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और कार्रवाई के लिए 45 दिन का समय मांगा है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कार्यालय का ताला खोल दिया। सभासद और अन्य लोगों ने चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा पर हाउस टैक्स माफ नहीं किया गया तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। इधर व्यापारी नेता मनीष राजपूत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सरकार ने सभी वर्ग के लोगों को राहत दी थी, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी हाउस टैक्स में कोई छूट नहीं दे रहे थे, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उनकी मेहनत और कमाई की जमीन है और इसके लिए उन्हें राहत मिलनी चाहिए। कार्यक्रम हमने किया है ना, जो कोविड हमारे महामारी हुई थी 2019, 2020-21 में, उसके संदर्भ में हमारे बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोरोना महामारी में यहाँ पर्यटकों का आवागमन नहीं हुआ है, लोगों का व्यापार ठप हुआ, लोग इस महामारी में कई लोगों की मृत्यु भी हुई, तो हमने बोला कि इनकम नहीं आई तो हमने कहा हाउस टैक्स को माफी दी जाए। और सारे शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं आर्थिक सहायता कर्मचारियों को दी भी थी,
तो उसमें हमने बोर्ड में अपना प्रस्ताव पारित किया गया और एक प्रस्ताव हमारा उसी में टोल को भी माफ करने का दिया गया था। बट उसमें सर एक टोल को तो पूरी छूट दी गई उसमें दोनों वर्षों में, 2 वित्तीय वर्षों में 19-20 और 20-21 में, जबकि सेम बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव हुआ था उसमें बिल्कुल छूट नहीं दी गई, उसको अनदेखा किया गया, जिसके संदर्भ में मैं लगभग 2-3 सालों से इसमें संघर्षशील हूँ कि भाई इनको भी छूट दी जाए। ये कोई बाहर के लोग नहीं है, एक व्यक्तिगत को आपने मिली भगत के तहत लाखों रुपए ले के दे के जो भी करके ना इन्होंने छूट दी गई है। बट 267 टैक्स पे ही है यहाँ पे, उनको बिल्कुल 1 रुपए की भी छूट नहीं देगी, जो कि मतलब न्यायोचित नहीं है। टैक्स के लिए माननीय सभासद जितेंद्र धाकड़ जी द्वारा जो है एक ज्ञापन दिया गया है कि कोविड-19-20 और 20-21 में जो कोविड वेव आई थी उसमें लोगों को टैक्स में राहत दी जाए। उसके लिए मेरे द्वारा जो है डीजीसी महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है। उनकी विधिक राय आने के उपरांत उस पर संज्ञान लिया जाए। इसमें कितने टैक्स देने वाले लोग हैं और कितना इसमें जो है नुकसान होने के, राजस्व का नुकसान होगा, छूट होती है? जो लगभग हमारे जो अभिलेखों के अनुसार जो है 267 स्वर्गाश्रम वासी जो हैं वो टैक्स पे करते हैं और इसमें लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का हमें टैक्स गृह कर से प्राप्त होता है। के विकासखंड जखोली में दूरस्थ पर्यटन स्थल वधाणीताल का सौंदर्यीकरण अब जल्द शुरू होने वाला है। राज्य सरकार ने वधाणीताल को पर्यटन मानचित्र पर स्थान देने और देश विदेश के पर्यटकों की पहुंच आसान बनाने के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए की धनराशि प्रथम चरण में जारी की है। आपको बता दें, रुद्रप्रयाग के विधायक भारत सिंह चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले वधाणीताल के विकास की घोषणा की थी, जिसे अब लागू किया जा रहा है। स्थानीय निवासी अब पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार ने कहा कि यह योजना क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने भी बताया कि पर्यटकों के लिए वधाणीताल में विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही वधाणी गांव से पालवी, कांठा, बगुलिया और अलग अलग ट्रैक और रूट बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यहां से आ सके और स्थानीय लोगों की रोजगार मिल सके। ग्रामीण अभियंत्रण निर्माण विभाग की अध्यक्षशाली अभियंता मिनल गुलाटी ने बताया कि ताल के चारों ओर पथ निर्माण, रेलिंग निर्माण, केस हाउस और ग्लास हाउस जैसे सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस कार्य को 18 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। वधाणीताल के सौंदर्यीकरण से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रुद्रप्रयाग विधानसभा में जो बांगड़ क्षेत्र में बहुत ही अति महत्वपूर्ण ग्राम पंचायत है हमारी वधाणीताल की, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि वधाणीताल एक बहुत ही हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है वधाणीताल का। विष्णु ताल भी इस ताल को बोला जाता है और इस ताल का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 करोड़ 36 लाख केवल इस ताल के लिए अप्रूव किए गए हैं। तो ये क्षेत्र की जनता के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात भी है, क्योंकि जो एक पौराणिक महत्व है इससे इसका और बढ़ावा होगा। और पर्यटन की दृष्टि से भी देखें तो ताल पे जो ब्यूटिफिकेशन के काम हो रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो ताल की पूरी पेरिफेरी है उसको तो ब्यूटिफाई करेंगे ही, साथ में एक ग्लास हाउस भी बनाएंगे और एक टूरिस्ट के लिए एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाएंगे। और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो पर्यटन विकास अधिकारी हैं उनको भी हमने निर्देशित किया है कि आसपास जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन सबकी इच्छा है यहाँ पे कि और ज़्यादा होम स्टेज क्रिएट हो। तो जो राज्य सरकार की होम स्टे योजना है उसके अंतर्गत भी 6 कमरों तक का एक होम स्टे स्थानीय ग्रामीण यहाँ पे अपनी भूमि पे निर्मित कर सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी सब्सिडी भी राज्य सरकार की योजना द्वारा यहाँ पे दे है, तो वो भी हम प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही में आसपास के ट्रैक रूट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि पर्यटन मानचित्र पे और ज़्यादा इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकें। और वधाणीताल का जो पूरा एरिया है इससे लाइवलीहुड भी लोगों का इन्हांस होगा और एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्षेत्र की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ेगी। देखिए, लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ये मांग थी और निहायत ज़रूरी भी थी। जिस तरह से वधाणीताल एक बहुत ही रमणीक स्थल इस क्षेत्र का है, तो इसमें एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की
बहुत संभावनाएं थी, बहुत बड़ा पोटेंशियल इसके अंदर था और उसी को एक्सप्लोर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। 14 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस स्थान पे आए थे और इसका नैसर्गिक सौंदर्य देख करके वो खुद भी बहुत प्रभावित थे और यही वजह है कि इसकी घोषणा करने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और बेहद प्रसन्नता का विषय है कि आज उसका कार्य प्रारंभ हो गया है और उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये कार्य पूर्ण होगा। जिस तरह से इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो चाहे मयाली से हो चाहे तिलवाड़ा से हो, तिलवाड़ा से भी ये जुड़ चुका है, तो अब यहाँ पर पर्यटकों का आना बहुत आसान रहेगा और आने वाले समय में जो छेनागाड़ बधानी ताल मोटर मार्ग प्रस्तावित है, जैसे ही उसका निर्माण होगा तो एक और मार्ग जो है इसका खुल जाएगा और यहाँ पर न सिर्फ पर्यटन की बल्कि बर्ड वाचिंग का और ट्रैकिंग का बहुत बड़ा स्कोप है और मुझे लगता है कि यहाँ के जो नौजवान हैं आने वाले समय में इस बात का भरपूर लाभ उठाएंगे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनके लिए भी जो भारत इस समय उत्तराखंड सरकार की योजना है होम स्टे की, उसका भी लाभ जो है हमारे जो बेरोजगार हैं वो उठाएंगे और लोगों की आर्थिकी को भी ज़बरदस्त बूस्ट इस योजना से मिलेगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों में से, जैसे जो हमारे सबसे पहले जो जिलाधिकारी यहाँ रहे और तत्कालीन जो पर्यटन सचिव थे श्रीमान सचिन कुर्वे साहब और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने कि 2022 में जब उनका यहाँ पर अराइवल हुआ था चुनाव के ठीक बाद, और हमारे माननीय विधायक जी या तमाम जो जिन लोगों ने इसमें हमें सहयोग किया है और आज ये ऐसा पुनीत पर्व इस गांव के लिए, तो यहाँ की तो आज दीपावली, होली, अब न जाने मैं क्या क्या कह सकता हूँ, ऐसा एक शुभ अवसर इस क्षेत्र को मिला 3 करोड़ 36 लाख रुपए की एक प्रथम राशि के रूप में। वैसे ये अभी बहुत आगे जाना है, तो प्रथम चरण की स्वीकृति है ये, क्योंकि इसमें अभी तो 3 करोड़ 36 लाख रुपए मिले और आज इसमें मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, हर्ष हो रहा है कि इसमें सारी भूमिका मुझे श्री भगवान वासुदेव जी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो मैंने 2-3 कामों के लिए इसमें सबसे पहले मेरी जो डिमांड थी, एक बदानी ताल छेनागाड़ जो मोटर मार्ग था उसको जो पहले 6 मीटर की जगह हमने उसको 4 मीटर करके मैंने R.K. सुधांशु जो हमारे पहले यहाँ डीएम रहे और उस समय PWD सचिव थे उनके पास गया, उस रोड को चौड़ीकरण का जो काम था वो कम किया। दूसरा, मैंने ये योजना है, ये लगभग 14 करोड़ की ये प्रपोजल हमने भेजा था, लेकिन अब इसमें 3 करोड़ 36 लाख की मिली। तो मैं तमाम उन सभी लोगों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हमें सहयोग किया, उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभारी हूँ और आज अच्छा लग रहा। सभी लोग, आप भी यहाँ पर आए, सभी लोग, तमाम इतना क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, और एक जो पर्यटन की दृष्टि से जो एक विश्व मानचित्र पर अब बदानी ताल भी दिखेगा, ऐसा हम सब के लिए खुशी है। यहाँ पर जो पूर्ण सौंदर्यीकरण का कार्य होना है बदानी ताल का, जिसमें आप देख रहे हैं रेलिंग पूरी तरह से टूटी हुई है, इसकी रेलिंग का कार्य होगा। इसके साइड में हम लोगों ने पेवर टाइल का प्रोविजन किया था, लेकिन वो सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, पेवर टाइल में फिसलन हो सकती है, काई लग सकती है, तो यहाँ पर हम कोबल स्टोन से यहाँ का पाथवे बनाएंगे। साथ में मंदिर के आसपास या जहाँ पर जरूरी हो वहाँ पर ग्रेनाइट स्टोन का भी काम होगा। एक कैफेटेरिया का यहाँ निर्माण होगा कि आगे जाके पर्यटन आएंगे तो पर्यटनों को खाने की भी सुविधा होनी चाहिए, तो कैफेटेरिया का निर्माण है। साथ में एक ग्लास हाउस यहाँ पर बनेगा। ग्लास हाउस में हम लोगों ने पूरा ग्लास का, टफन ग्लास का, सैंडविच ग्लास का बनेगा, जिसमें आगे जाके अगर और थोड़ी सी सहायता हमें मिलती है धनराशि की, तो हम लोग इसमें बाइलेकुलर लगाने का भी सोच रहे हैं, जिससे रात में तारों का निरीक्षण यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप देख रहे हैं दिल्ली की हालत जितनी खराब है, अपने उत्तराखंड में आओ तो हर जगह वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो देखो पेड़ भी दिख रहे हैं, आदमी भी दिख रहा है, तो वो जो तारे दिखेंगे, जो नज़ारे दिखेंगे रात को, उसका निरीक्षण यहाँ पर हो जाए, एस्ट्रोलॉजी की प्रॉपर स्टडी यहाँ पर की जाए। इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया हुआ है कि ग्लास हाउस बनाते हुए एस्ट्रो विलेज की यहाँ पर स्थापना कर सके। और उस वक्त के तत्कालीन सचिव महोदय जो थे सचिन कुर्वे सर, उनको यह आइडिया तुरंत पसंद आ गई थी और उन्होंने कहा था कि ये कार्य स्टेज 1 में लिया जाए
अभी ये स्टेज 1 का कार्य सैंक्शन है, आगे और हम लोग इसको बढ़ा के स्टेज 2 के लिए भी प्रस्तुत करने वाले हैं। वो जल्दी ही आपको अभी डीएम सर ने बताया, उसके अनुसार हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे डीपीआर। हमारे पास जो ये तो 18 महीने का इसका बॉन्ड हुआ है, जो एसी स्तर पे बॉन्ड हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि अप्रैल में आपका मेला होता है, उससे पहले इसकी रेलिंग या फिर पाथवे बन जाए, सो दैट मेला सकुशल संपन्न हो पाए। निर्माण कार्य साथ साथ चलते रहेंगे, उसका कहीं बीच में मेले में हैम्पर ना हो, इसलिए हम लोग उस तरह से इसका टाइमलाइन रखेंगे कि सो दैट मेले में मतलब व्यवधान ना आ पाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।